नमस्ते हमारे रेलवे की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपको पता है, मैं रेलवे के जो भी बच्चे एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर फ्री एडवांस मैथ कंप्लीट डिटेल बैच पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम कंसेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी करा रहे हैं। उसी सीरीज में मेरे भाई हम आज की क्लास में कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हाइट एंड डिस्टेंस का। अगर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी का पेपर है तो आपके एग्जाम में एक सवाल हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से जरूर आएगा, एक सवाल। और वेरिएशन बहुत है, बहुत आसान सवाल भी आ सकता है और बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। इस एक वीडियो में सारे कंसेप्ट, सारी ट्रिक्स, शॉर्टकट कैसे आपको रेशियो से बनाना है और प्रीवियस ईयर के सब अच्छे अच्छे सवाल मैं कराऊंगा। और इस एक वीडियो में लगभग 40 के आसपास क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, यानी कि इसके बाहर या इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है इस चैप्टर के लिए। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस आप तभी पढ़ें जब आपने त्रिकोणमिति पढ़ लिया। अगर आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है तो भैया कैसे पढ़ पाओगे फिर आप, है ना। मैंने YouTube पे जाइए, ऐसा नहीं मेरे भाई, 2.5-2.5 घंटे की क्लास ली है, 3-3 घंटे की क्लास ली है, त्रिकोणमिति की 3 क्लास में मैंने पूरा खत्म कराया है। तो मैं पूरा अलजेब्रा पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, ठीक है जी। हम पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा चुके हैं। आप पहली क्लास तो बहुत मन से देखते हो, दूसरी तीसरी क्लास में आपकी जो है लंका लग जाती है। ऐसा मत करो, कोई काम शुरू करो तो एंड तक पूरा करो, वरना उस काम को शुरू ही मत करो मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि आपकी शुरुआत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंत भी तो अच्छा होना चाहिए। अंत भला तो सब भला। तो आप हर एक लेक्चर को देखो, मैं गारंटी से कहता हूं कि रेलवे में इससे बाहर नहीं जाएगा। और आप पैसा दे के चाहे पढ़ लो, जितना सीक्वेंस में, डिटेल में और बढ़िया तरीके से अच्छे मेथड से मैं बता रहा हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई रेलवे के लिए। दोस्त पूरी मेहनत कर रहे हैं, हर एक की मैं पीडीएफ अपलोड करा रहा हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जैसे तीसरी क्लास है साथ साथ उसकी पीडीएफ डली हुई है। और इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं, अब जाके देखिए। हाइट एंड डिस्टेंस की भी मैं वीडियो का लिंक भी, और मेरे दोस्तों यहां पर पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लो, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे बिल्कुल भंडार भरा पड़ा है मेरे दोस्त। ये मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी रेलवे 2025 एडवांस मैथ की। इस प्लेलिस्ट में मेरे प्यारे भाई सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे जो अलजेब्रा, ट्रिगो, उसके बाद हम ज्योमेट्री मेंसुरेशन कराएंगे, सब इसी में होगा। प्लेलिस्ट में ऐड करते रहेंगे वीडियोस को। देखिए बहुत काम की वीडियोस है मेरे भाई, बहुत बढ़िया कंटेंट है। चलो शुरू करते हैं मेरे दोस्त, आ जाइए। देखिए क्लास स्टार्ट करने से मैं पहले आपको बता दूं कि कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा वीओडी रिकॉर्डेड क्लास का बैच आ गया है। 1 मई से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी, इसके एडमिशन 3 लेक्चर 4 लेक्चर खत्म। शादी का माहौल है, जमा है रंग, आओ देखें किसके लुक में कितना है दम। आ जाओ, अब आ जाते हैं मेरे भाई हम अपने चैप्टर की तरफ। क्लियर है? देखो मेरे भाई, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं एलिवेशन एंगल, जिसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। क्या नाम है इसका हिंदी में? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है जी। आप बोलोगे यस सर। दूसरा है डिप्रेशन एंगल, हिंदी में नाम है इसका अवनमन कोण। डिप्रेशन एंगल हिंदी में नाम है मेरे दोस्तों अवनमन कोण, हिंदी में नाम है इसका अवनमन कोण। देखिए मेरे भाई, हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं? अपनी आंखों से देखते हैं। मान लीजिए आंखों से, जैसे भाई मैं ये खड़ा हूं तो ये मेरी आंखें हैं, तो मेरे आंखों के सामने जो सीधी रेखा होगी इसे बोलते हैं आंख की सीध। क्या बोलते हैं? आंख की सीध, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। तो भाई जैसे ये आपको आंख दिख रही है, तो आंख के सामने ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे कहते हैं मेरे भाई हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा, आंख की सीध। अगर कोई वस्तु जस्ट आंख के सामने रखी है तो आप ऐसे देखोगे। अगर कोई वस्तु आंख की सीध से हॉरिजॉन्टल से ऊपर है तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा गर्दन को। नीचे है मेरे भाई तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा मेरे भाई। क्लियर है? तो मान लीजिए जैसे हमारा स्टूडियो है तो यहां सामने लाइट लगी हुई है। अगर मैं इस लाइट को देखता हूं तो मुझे अपनी आंखों को ऐसे ऊपर करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस लाइट को और अपनी आंख को मिलाऊं, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देखते हैं
और ये आपकी आंख है। तो मेरे भाई किसी वस्तु को और आपकी आंख को मिलाने वाली जो लाइन है इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट, या हिंदी में दृश्य रेखा। हिंदी में नाम है दृश्य रेखा। तो भाई अगर कोई ये है सामने आंख की सीध हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट आंख की सीध के ऊपर है, इसे आप देख रहे हो, तो लाइन ऑफ साइट के बीच में और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो कोण बनता है उसे कोण को हम कहते हैं मेरे भाई एलिवेशन एंगल, और इसे थीटा, थीटा लिख लेते हैं भाई, थीटा से डिनोट करते हैं एलिवेशन एंगल, या हिंदी में उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण तब बनेगा जब आप किसी वस्तु को अपनी आंख की सीध से हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं, ये कोण बनेगा थीटा। अगेन डिप्रेशन एंगल मेरे भाई, डिप्रेशन एंगल, मान लीजिए कि मेरे दोस्तों ये आपकी आंख की सीध है, हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये देखिए सामने स्टूडियो में मेरा स्टूल रखा हुआ है। अगर मैं अपने इस स्टूल को देखूंगा तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा मेरे भाई, यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट मेरी आंख की सीध से नीचे है। तो मान लीजिए कोई वस्तु आप यहां पे रखी हुई है, ये आपकी आंख है, तो इस वस्तु को देखने के लिए आपकी आंख को ऐसे झुकाना पड़ेगा मेरे भाई। तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, वस्तु को और आंख को मिलाने वाली लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ये क्या है बेटा आपका हॉरिजॉन्टल। तो इनके बीच में जो कोण बनेगा एल्फा, इससे कहते हैं डिप्रेशन एंगल, अवनमन कोण। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आपकी आंख यहां पर है और आप किसी वस्तु को यहां ऐसे देख रहे हो तो ये आपका डिप्रेशन एंगल बनता है एल्फा। अगर यहां से बच्चे एक सीधी रेखा ऐसे खींच ली जाए, बिल्कुल ऐसे सीधी रेखा, यानी कि ये दोनों समांतर हों, तो अगर ये कोण एल्फा है तो ये कोण भी एल्फा ही होगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो ये एल्फा, ये एल्फा, हमें इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया, एलिवेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल। आगे चलिएगा मेरे भाई, सब बच्चे बहुत ध्यान से समझेगा, बहुत प्यार से। देखो पूरी की पूरी हाइट एंड स्ट्रेंथ चैप्टर चलता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज के अलोंग। आप किसी भी चीज को देखो, आप पुल को देखो, आप ब्रिज को देखो, आप किसी बिल्डिंग को देखो, हर जगह राइट एंगल ट्रायंगल बनता है भाई। हम अब दुबई घूमने जाओ, बुर्ज खलीफा को देखो, आप ऐसे खड़े हो ऊपर बुर्ज खलीफा की चोंच को देखो, क्या बन जाएगा, बिल्डिंग को मिलाओ, नीचे बेस, लाइन ऑफ साइट, राइट एंगल ट्रायंगल, हर जगह राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्यों ना देखो, तो जब जहां जहां राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहां लगेगी त्रिकोणमिति को, कि त्रिकोणमिति बनी राइट एंगल ट्रायंगल को सुलझाने के लिए, और वहां इस्तेमाल होगा हाइट एंड डिस्टेंस मेरे भाई। तो कुछ ऐसे स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिनके सारे रेशियो याद होने चाहिए, इससे आपकी समय बहुत बचेगा। जैसे सबसे पहला है 45 45 90, 45 45 90 डिग्री, यानी कि अगर किसी समकोण त्रिभुज के तीन कोण 45 45 90 डिग्री हैं तो मुझे बताइए उसकी तीन भुजाओं का रेशियो क्या होगा। जैसे मान लीजिए ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये वाला कोण 90 डिग्री का है, बाकी दोनों कोण बराबर हैं 45 डिग्री 45 डिग्री। इसे बोलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, कि अगर दो कोण बराबर है 45 45 डिग्री तो इनके सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि ये भुजा अगर 1 यूनिट है 45 डिग्री के सामने तो ये साइड भी 1 यूनिट होगी, यानी कि जितनी भुजा ये है 1 यूनिट उतनी ये आएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आएगा, √2 यूनिट, यानी कि 45 डिग्री और 90 डिग्री के सामने जो साइड है उन साइड का रेशियो 1:1 √2 होता है, 1:1 होता है। समझे। मान लीजिए कि जैसे समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, मैं आपसे कहूं कि ये 45 डिग्री का कोण है, ये भुजा 7 है, बाकी दोनों भुजाएं क्या होंगी भाई, अगर ये 45 है तो ये कोण भी 45 ही आएगा, ये भी 7 होगी, और 90 डिग्री के सामने क्या आएगा 7 √2। समझ में है। तो इस तरीके से आप तुरंत बता सकते हैं। आगे चलेगा 30 60 90, 30 60 90 डिग्री। अगर किसी समकोण त्रिभुज के कोण 30 60 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो तीसरा क्या बचेगा, ऑटोमेटिकली 60 डिग्री हो जाएगा। देखो मेरे भाई, अगर मैं tan 30 डिग्री लगाता हूं, अगर मैं tan लगाता हूं 30 डिग्री के लिए, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर है, और ये मेरे दोस्तों आपका AC बेस है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, मुझे याद है मेरे भाई।
जब तक आप ये वीडियो कंप्लीट करोगे तब तक नावी यूपीआई से मुझे 100 रुपए तक का रिवॉर्ड मिल गया होगा। मैंने अपने सारे बिल्स भर लिए होंगे, मेरी जरूरत का सारा सामान मैंने ले लिया होगा। तो वीडियो खत्म होने से पहले आप भी नावी ऐप डाउनलोड करो और हर पेमेंट पर रिवॉर्ड जीतने का मौका पाओ। 10 मतलब लंब बटे आधार, BC बटा AC, यानी कि BC और AC का जो रेशियो आएगा वो 1/√3 आएगा, 1/√3। यानी कि 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 यूनिट होगा। याद करिए, अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने हमेशा √3 गुना होगा, √3 यूनिट। अगर 30 डिग्री के सामने x है तो 60 डिग्री के सामने √3x होगा। 36 डिग्री के सामने गधा है तो 60 डिग्री के सामने √3 गधा होगा। पाइथागोरस लगाओ, ये 1 यूनिट है, √3 यूनिट है। पाइथागोरस से क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 3 1 4, 4 का √ 2 यूनिट, तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट आएगा। यानी कि अगर किसी त्रिभुज के कोण 30 60 90 डिग्री हैं तो 30 डिग्री के सामने की साइड 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने की साइड √3 यूनिट और 90 डिग्री के सामने की साइड 2 यूनिट। ये रेशियो आएगा मेरे भाई, ये रेशियो होगा। क्लियर है? 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। अब जैसे मैं आपसे मेरे भाई ये पूछ लेता हूं, हमने मेरे दोस्तों आपके सामने ये पूछा कि ये वाला जो कोण है ये 30 डिग्री का है, ये मेरे दोस्तों 90 डिग्री है, ये साइड 5 सेंटीमीटर है। बताओ बाकी दो साइड क्या होंगी? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसको अच्छे समझ लीजिए भाई। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। आपको पता है अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने जो भी है √3 गुना होगा। 30 डिग्री के सामने जो भी लिखा हुआ है 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना होगा, 5√3। 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है तो 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। 30 डिग्री के सामने जो भी होगा 90 डिग्री के सामने 2 गुना होगा, 10। वो बचपन में जैसे करते थे ना, साइन कॉस टेन लगा, वो सब भूल जाइए मेरे भाई, वो सब बिल्कुल भूल जाइए। मैं आपसे कहूं मेरे भाई कि इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल जो है 30 डिग्री है और ये साइड है आपका 15 सेंटीमीटर, नहीं ये वाला ले लेते, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, 15 नहीं लेते 18 लेते, 18 सेंटीमीटर है। तो मुझे बताओ ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, ये दोनों साइड क्या होंगी, जल्दी से बताना। एक स्टेप में आना चाहिए। समकोण त्रिभुज है मेरे भाई, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा, 60 डिग्री। अभी मैंने समझाया अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, 1 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होगा। यार √3 यूनिट की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 18/√3। 18/√3 कितना आएगा? देखो 18 का मतलब होता है 6 तिया 18। अब √3 से भाग देंगे तो √3 से 3 कट जाएगा √3 बार, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई 30 डिग्री के सामने। और आपको पता है 30 डिग्री के सामने जो भी है 90 डिग्री के सामने दुगुना होगा, 6√3 का दुगुना 12√3, तो ये वाली साइड 12√3 सेंटीमीटर आएगी। 30 के सामने 1 यूनिट तो 90 डिग्री के सामने दुगुना 2 यूनिट, 6√3 का दुगुना। आई बात समझ में? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझ में आया। ये मेरे दोस्त एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई, कैसे भी हो सकता है ना राइट एंगल ट्राइंगल। मान लीजिए एंगल 30 डिग्री का है, ये जो है 60 डिग्री का है। अब मैं आपसे कहूं कि ये वाली जो साइड है ये आपका 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगी, 60 डिग्री के सामने क्या होगी, ये मुझे कमेंट्स करके बताओ भाई, कमेंट्स करो विद इन सेकंड, ऐसे विद इन सेकंड होना चाहिए मेरे भाई, सोचना नहीं, ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, ठीक है? मजा आया? आप बोलोगे यस सर। ये 2 त्रिभुज बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इसके आगे 15 75 90 डिग्री, हालांकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 15 75 90 पर, फिर भी क्या भरोसा, मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी समकोण त्रिभुज एक कोण 15 है, ये 75 है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। तो देखो आपको tan 15 डिग्री का मान याद है, मैंने आपको निकाल के दिखाया। tan 15 डिग्री क्या होता है, √3 - 1/√3 + 1। tan 15 डिग्री √3 - 1/√3 + 1 होता है। अगर मैं यहां पे tan लगाता हूं तो 15 डिग्री के लिए आपका लंब है परपेंडिकुलर, ये बेस है AC,
तो ये आ जाएगा BC बटे AC, यानी कि BC अगर √3 - 1 है तो AC आपका √3 + 1 है। यानी कि मेरे भाई अगर ये 15 डिग्री के सामने √3 - 1 यूनिट है तो 75 डिग्री के सामने √3 + 1 आएगा। अगर 15 डिग्री के सामने √3 - 1 है तो 75 डिग्री के सामने √3 + 1 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने 2√2 यूनिट आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने, यानी कि अगर किसी त्रिभुज के 3 कोण 15, 75, 90 डिग्री हैं तो उसकी भुजाओं का जो रेशियो होगा 15 डिग्री के सामने √3 - 1, 75 डिग्री के सामने √3 + 1 और 90 डिग्री के सामने 2√2। Career will app. 90 डिग्री के सामने 2√2 ये रेशियो होगा। ये रेशियो भी याद कर लो और स्क्रीनशॉट लेते चलो साथ साथ। आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे 3 स्पेशल कंसेप्ट हैं, 3 स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल हैं। 80% क्वेश्चन पूरे हाइट एंड डिस्टेंस के इन्हीं राइट एंगल ट्राइंगल पे बनते हैं। 70-80% सवाल अगर इनको अच्छे से समझ लिया जाए मेरे भाई तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। सब लोग प्यार से समझिएगा मेरे भाई, सब लोग प्यार से समझिएगा। मान लीजिए मेरे दोस्तों, मान लीजिए कि मान लीजिए मेरे भाई ये एक बिल्डिंग है। मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये इस बिल्डिंग का बेस है, बेस। ये इस बिल्डिंग का टॉप है, टॉप। अब बिल्डिंग के टॉप पे यहां खड़ी है नूरा फतेही। आई लाइक नूरा फतेही। खैर अब तो तमन्ना भाटिया ज्यादा बढ़िया है भाई। तो ये इसके बिल्डिंग पे नूरा फतेही जो है खड़ी हुई है, ठीक है जी। अब अवस्था क्या ही होगी आपको पता ही है। और आप जो है मेरे दोस्तों यहां पॉइंट बी से नूरा फतेही को देखते हो दूरबीन लगा के। 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है इस बिल्डिंग के टॉप का, 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल। वॉचमैन आपको भगाता है, तेरी वॉचमैन आपको पीछे भगा देता है तो आप यहां आ जाते हो पॉइंट ए पर। अब आप देखते हो तो एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे आप बिल्डिंग के नजदीक आते हैं बिल्डिंग बड़ी दिखने लगती है, एलिवेशन एंगल बढ़ेगा। पहले छोटा एंगल बाद में बड़ा एंगल। जैसे जैसे आप दूर जाते हैं मेरे भाई बिल्डिंग थोड़ी छोटी होती है, आंखों से छोटी दिखती है, तो एलिवेशन एंगल दूर जाने पर घटेगा। ये देखो 60 डिग्री है, दूर जाने पर छोटा हो गया 30 डिग्री। तो ये है मेरे भाई, इस तरह का सिनेरियो होगा। ऐसा कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल बने, बिल्डिंग के पास वाली ये जो लेंथ है, हमेशा ये जो लेंथ है भैया बिल्डिंग के पास वाली, इस लेंथ को हमेशा 1 यूनिट मान लो आप। हमेशा इस लेंथ को मेरे प्यारे भाई आप 1 यूनिट मान लीजिए। हमेशा इस लेंथ को 1 यूनिट मानो, आपका काम आसान हो जाएगा। मुश्किल कभी हो ही नहीं सकता। हमेशा इस लेंथ को 1 यूनिट मानो, चाहे कैसा भी हो, हमेशा 1 यूनिट मानिए। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है बच्चे, 60 डिग्री है, तो ये वाला कितने का होगा मेरे भाई? ये एंगल होगा आपका 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री होगा। आपको पता अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, 1 यूनिट माना है, तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट आ जाएगा। अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने बिल्डिंग की हाइट क्या आ जाएगी? √3 यूनिट आ जाएगी। छोटे वाले ट्रायंगल हो गया। अब बड़े वाले को देखो, बड़ा वाला राइट एंगल मतलब इसको देखो। बड़ा वाला राइट एंगल का मतलब मेरे भाई आप इसको देखो, इसको, ये देखो बड़ा वाला राइट एंगल। अगर आप बड़े वाले राइट एंगल को ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा दिख रहा है बड़ा वाला राइट एंगल कि भाई ये √3 है और ये आपका 30 डिग्री। अब आप मुझे बताओ, ये 30 डिग्री है, आप मुझे बताओ 30 डिग्री के, ये 30 है तो 60 डिग्री होगा। 30 डिग्री के सामने जो भी है, 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा। अगर 30 डिग्री के सामने x है तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? √3x। अगर 30 डिग्री के सामने √3 है तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 गुना होगा, यानी कि 3 यूनिट। तो पूरी लेंथ जो आएगी यहां से यहां तक 3 यूनिट आ जाएगा। ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक 3 यूनिट आ जाएगी बच्चों। बड़े राइट एंगल को देखो 3 यूनिट, ये पूरी लेंथ 3 यूनिट आ गई। ये आपका 1 यूनिट है, तो ये कितना बचा मेरी? ए से बी तक कितना बचा? 2 यूनिट बचा। ए से बी तक आपको 3 में से घटाइए, ए से बी तक। ये लेंथ जो है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेंथ आपकी 2 यूनिट बच गई, 2 यूनिट। अब आपको कुछ भी दे, चाहे आपको ये दे के, चाहे आपसे ये पूछ ले, चाहे आपको ये दे के ये पूछ ले, चाहे आपको ये दे के ये पूछ ले, जब मेरे पास लेंथ का रेशियो ही आ गया तो मैं कोई भी सवाल कर सकता हूं मेरे भाई। अब वो बचपन में जैसे करते थे कि माना बिल्डिंग की हाइट h है, ये x है, वो सब भूल जाइए मेरे भाई। ये रेशियो बना के आपको सवाल करने हैं।
जैसे एक डायग्राम ये हो सकता है कि ये 30 डिग्री है मेरे भाई, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये बिल्डिंग है, मान लीजिए मेरे भाई ये पूरी की पूरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का बेस है और ये जो है इस बिल्डिंग का टॉप है मेरे दोस्तों। आओके हमने यहां पे खड़ी करी गुदगुदी तमन्ना भाटिया, ठीक है जी। चलो यहां से आप देख रहे हो 45 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे, कुछ दूरी से एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। तो कभी भी ऐसा आए, मैंने क्या समझाया, ये बिल्डिंग के पास वाली ये जो लेंथ है, बिल्डिंग के पास वाली जो लेंथ है, आप इसको 1 यूनिट मान लीजिए कि भैया माना ये 1 यूनिट है, माना ये लेंथ 1 यूनिट है, आप इसको 1 यूनिट मान लो। भाई बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, बेस्ट पढ़ाता हूं, लेकिन आप पढ़ना आपको ये मेरे भाई, मैं कितना भी अच्छा कंटेंट दूं, कितना भी बेसिक से बताऊं, जब तक आप खुद नहीं करोगे काम नहीं हो सकता। 45 डिग्री के सामने अगर ये 1 यूनिट है तो ये 45 45 90, ये तो 90, 45 45 90 अगर 1 यूनिट है तो 45 के सामने ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, ये भी 1 यूनिट है। आप बोलोगे यस सर। अब बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल को देखो तो 30 डिग्री के सामने 1 है, ये 90 30 है तो ये तो 60 बचा ना बेटा पूरा, ये तो 60 बचा, 60। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा, पूरा √3, ये पूरा लेंथ √3 आ गया, ये 1 यूनिट है तो ये कितना बचा, √3 - 1 यूनिट, ये लेंथ बचा ए से बी तक √3 - 1 यूनिट। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले। Are you a tech professional with 7+ years of experience and want to transition to top product? -1 यूनिट, अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले। ऐसे ही एक डायग्राम ये भी बन सकता है मेरे भाई, 45 60 90 है, ठीक है जी। मान लीजिए मेरे भाई ये बिल्डिंग है, ठीक है जी, और ये बिल्डिंग का बेस है और ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है जी। अब हम यहां पे खड़ा कर देते हैं हमारी फेवरेट हीरोइन थी 90s की, उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला जी जैसा कोई नहीं। संजय दत्त के साथ उनकी एक फिल्म है दौड़, दौड़ में उनकी वॉक देखना, आहा गजब। ओ ठीक है जी। ते 45 60 90 है, सॉरी ये 45 डिग्री है, आगे से 60 डिग्री है। मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा कोई सवाल आए हमेशा बिल्डिंग के पास वाली इस लेंथ को, कुछ भी हो हमेशा इसको 1 यूनिट मान लो कि भैया माने लेंथ 1 यूनिट है, आगे का सवाल अपने आप होगा। ये 60 है बेटा, ये तो 90 है, ये आप जानते हैं ये 90 है, ये 90 60 तो कितना बचा है, 30 डिग्री बचेगा। आप बताओ अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3, यही है क्या बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 30 डिग्री के सामने यहां पे 1 है, ये 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3। अब बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल को देखो, बड़े ट्रायंगल में 45 डिग्री है, अगर 45 डिग्री के सामने √3 है तो ये भी तो पूरा कोण 45 है, ये भी तो पूरा 45 हो गया। अब 45 डिग्री के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 45 डिग्री के सामने √3 तो ये भी 45 डिग्री के सामने पूरा √3 आ जाएगा। पूरे अगर आप इस बड़े ट्रायंगल को देखो, पूरे बड़े ट्रायंगल को आप बोलोगे सर ये √3 ये 1 यूनिट, कितना बचा √3 - 1, तो ए से बी तक कितना बचा, √3 - 1 यूनिट। अब ये रेशियो आएगा, जो मर्जी आपसे वो पूछ ले, बस आपको वैल्यू को इक्वल करना है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, तो यही सारे कंसेप्ट हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां पे आ जाते हैं सवालों पे। सवाल नंबर 1 पहले सवाल से करूंगा। मैंने ज्यादातर रेलवे के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, हां कुछ सवाल मैंने एसएससी के भी लिए हैं, पर रेलवे के ज्यादा हैं, ठीक है। आपका एग्जाम बहुत जल्द होगा मेरे भाई। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर जाओ, मैंने इतना काम आसान कर दिया है, मॉक टेस्ट फ्री है भाई। हमारी एप्लीकेशन पर आपको एनटीपीसी का पेपर देना है, वाकई मॉक टेस्ट लगाओ, ग्रुप डी का देना वाकई लगाओ, टेक्नीशियन का पेपर देना वाकई लगाओ, एएलपी की भर्ती आई है अभी उसके लगाओ। देखो 2018 में पेपर हुआ था एलवी का, 27 पेपर फ्री। 2024 का पेपर हुआ है भी एएलपी का, पिछले साल मैंने यूट्यूब पे भी सॉल्व करा है, सारे के सारे 15 शिफ्ट में हुआ, 15 की 15 शिफ्ट का फुल लेंथ मेरे भाई 75 क्वेश्चन 60 मिनट का पेपर फुल, यहाँ पे 15 सेट डले हुए, तो लगाइए। आप बिल्कुल ये उम्मीद मत करो कि मैं बिना प्रीवियस लगा के जाऊंगा और मेरी नौकरी लग जाएगी ना, ऐसी गलत उम्मीद मत पालो। जब हमने इतनी सुविधा कर दी कि टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर हैं भैया मॉक टेस्ट फ्री,
तो उनको लगाइए। और नए मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे मेरे भाई, नए मॉक टेस्ट भी। प्रैक्टिस बैच भी आ रहा है। सपोज कोई बच्चा भी ग्रेजुएट हुआ, उसको अगले साल पेपर देना है, 2026-27 में देगा, तो टारगेट प्रैक्टिस बैच मॉक टेस्ट की फॉर्म में मेरे भाई ये भी आया हुआ है टेस्टिंग एप्लीकेशन पर 199 में। डेली आपको टॉपर बताएंगे कि इस सब्जेक्ट से ये चैप्टर्स आपको प्रैक्टिस करने, ये सवाल लगाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस बैच 2.2 केवल प्रैक्टिस के लिए, जिन बच्चों का सिलेबस थोड़ा हो चुका है मेरे भाई उनके लिए। आ जाओ अगला सवाल। पहला सवाल ये, पहला सवाल बताओ, एक 1.75 मीटर लंबे आदमी की छाया यानी कि शैडो की लंबाई 2 मीटर है। उसी टाइम पर सेम टाइम पर एक लैंप पोस्ट की शैडो की लंबाई 6.4 मीटर है। लैंप पोस्ट की हाइट ज्ञात कीजिए। लैंप पोस्ट की हाइट। देखो ये बहुत फेमस सवाल है। देखो जैसे मान लीजिए परछाई बनती क्यों है, परछाई बनती क्यों है? मान लीजिए मेरे भाई कि ये जो है एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है मान लीजिए। अब यहां है सूरज देवता निकलते हैं, सूरज देवता। अब सूरज देवता से निकलते हैं किरणें। अब सूरज देवता की किरणें यहां ऐसे जाएंगी बिल्डिंग से, जमीन पे जाके यहां ऐसे टकराएंगे, टक। तो यहां तो मेरे दोस्तों धूप पहुंची नहीं ज्यादा है, तो ये जो है इसकी शैडो बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? इसकी शैडो बन जाएगी, रेड रेड। अब बताओ ये होता है, ये कहलाता है सन का एलिवेशन एंगल। सन का एलिवेशन एंगल है थीटा, ये कहलाता है। अब सेम टाइम है मेरे प्यारे भाई, तो सेम टाइम है, सन की पोजीशन फिक्स है तो एलिवेशन एंगल थीटा सेम रहेगा। तो मेरे भाई जब एलिवेशन एंगल सन का सेम रहेगा कि टाइम सेम है, तो जो हमारी बिल्डिंग है और जो उसकी शेडो है, इनका रेशियो यानी कि tan थीटा सेम होना चाहिए। tan थीटा सेम रहना चाहिए। आप बोलोगे यहां से tan का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि बिल्डिंग की और उसकी शेडो की लंबाई का रेशियो tan थीटा सेम कर दो ऐसे सवालों में। तो एक आदमी 1.75 मीटर लंबा है, शेडो उसकी 2 मीटर है, तो ये आ जाएगा जी tan थीटा। और उसी टाइम पर एक लैंप पोस्ट है, उसकी शेडो की लंबाई 6.4 है। लैंप पोस्ट की हाइट, लैंप पोस्ट की हाइट आपसे पूछा है, उसकी शेडो की लंबाई 6.4 मीटर है। ये मैंने इक्वल कर दिया। प्रीवियस सर में बहुत सवाल आ पाएंगे, पर मैं एक टाइप का एक एक सवाल ही करवाऊंगा मेरे भाई। कम समय ज्यादा चीजें पढ़ानी है तो 3.2 चला जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क आएगा 1.75 की 3. देखो 1.75 मतलब 1 प्लस 0.75, 0.75 होता है 3/4, 0.25 1/4, 0.75 3/4, तो 1.75 होगा जी 7/4। 7/4 की गुणा कर देंगे 3.2 में, ये आपका क्वेश्चन मार्क आएगा लैंप शेडो की, लैंप पोस्ट की हाइट। 4 से चला जाएगा 0.8, तो 7 8 56 यानी कि 5.6, तो 5.6 मीटर। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, ये लैंप पोस्ट की हाइट आ गई। ऑप्शन नंबर है यहां पर ए करेक्ट है। ठीक है ना, ऑप्शन से भी हो जाएगा, पर मैंने आपको पूरा डिटेल में बना के दिखा दिया, कुछ नहीं किया। tan थीटा यहां से बराबर करना है। आगे आइए सवाल नंबर 2 करो जी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? शादी का माहौल है, जमा है रंग। आओ देखें किसके लुक में कितना है दम। मारी बरसी खटन गया सी खटके ले आन। क्या आंसर है? जो इंपॉर्टेंट है उस पे 2-2 सवाल भी लेंगे, बाकी एक एक सवाल तो करेंगे। 2 पोल्स आर स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। जमीन पर 2 खंबे खड़े हैं। उन द डिस्टेंस बिटवीन देयर फिट एंड देयर टॉप्स आर 48 मीटर एंड 50 मीटर। उनके जो है फिट के और इनके टॉप के बीच की डिस्टेंस 48-50 मीटर है। छोटे पोल की हाइट 10 मीटर है, तो बड़े पोल की हाइट कितनी है, ये आपसे पूछा है। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल है। आप बोलोगे सर गोरा ग्राउंड, ठीक है। अब यहां पे 2 खंबे खड़े, एक खंबा ऐसे खड़ा कर दिया, एक खंबा ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है जी, ऐसे 2 खंबे खड़े कर दिए। सवाल अकॉर्डिंग खंबे के जो फुट हैं, ये फुट हैं, इनके बीच की दूरी जो है वो 48 मीटर है। और ये दोनों खंबों के टॉप हैं, ये दोनों खंबों के टॉप हैं। इनके टॉप के बीच की जो दूरी है मेरे भाई ये 50 मीटर है, 50 मीटर है, 50 मीटर। छोटे खंबे की हाइट 10 है, तो ये जो छोटा खंबा इसकी हाइट 10 है। पूछा है बड़े खंबे की हाइट क्या होगी, कैसे करेंगे मेरे भाई? देखो आप ना इसको यहां से सीधी रेखा खींची आगे 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा। हम इसे ऐसे ही कर रहे हैं। आप बताओ यहां पे ये छोटे खंबे की हाइट 10 मीटर है, तो ये भी तो इसके जस्ट सामने 10 मीटर ही हो जाएगा, 10 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर,
आप मुझे बताओ, इनके फुट के बीच की जो दूरी है 48 है, 48 है, 48। तो इसके सामने मेरे भाई ये लेंथ भी तो 48 ही आएगी, यहां से यहां तक 48। अब 50 48 कट रहा है 2 से, 25 बार 24 बार, यानी कि मेरे भाई क्या ट्रिपलेट नहीं बन गया? 7 24 25 का ट्रिपलेट बन गया भैया। भैया मैंने आपको 7 24 25, अगर आपने ट्रिपलेट नहीं पढ़ा तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर देखो, इसका दुगना हो रहा है। 7 24 25 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं दुगना, 25 का दुगना 50, 24 का दुगना 48, तो कितना आएगा? 7 का दुगना 14 है, तो ये यहां से यहां तक आ जाएगा जी 14 आ जाएगा। तो दूसरे खंबे की जो हाइट होगी, बड़े खंबे की हाइट, वो इन दोनों को जोड़ के आएगी 14 + 10, यानी कि 24 मीटर आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। कर लेंगे, एनटीपीसी के पेपर में आया है। आगे बताओ, सवाल नंबर है 3 आपके सामने, यह भी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। बढ़िया सवाल है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो एक ही करवा पा रहा हूं मेरे दोस्त, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे, एसएससी में भी, रेलवे में भी, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेम उस पे लैंग्वेज पे डाटा अलग होगा। सीढ़ी वाला, एक 10 फीट लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे टिकी हुई है, दीवार पर 8 फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंचती है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूर तक ले जाना चाहिए? दीवार की ओर सीढ़ी ले जानी है जिससे कि उसका टॉप 9.6 फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाए। उसका टॉप 9.6 फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाए। मान लीजिए मेरे भाई ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल, और ये जो है मेरे भाई, ये जो है दीवार है। मान लीजिए मोटी सी दीवार है, ठीक है। आप बोलोगे हां सर ये ग्राउंड है, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, एकदम कोई तकलीफ नहीं। अब एक सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है, तो सीढ़ी को दीवार के सहारे टिकाना है, तो सीढ़ी कैसे टिकेगी? ऐसे, सीढ़ी टिकी हुई है, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी मेरे दोस्तों दीवार के सहारे ऐसे टिकी हुई है, क्लियर है? या थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं हम, ये मान लीजिए ये सीढ़ी ऐसे टिकी हुई है भाई। सवाल में बोला है 10 फीट लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10 फीट है। सीढ़ी को दीवार पर 8 फीट ऊंचे बिंदु पर पहुंचते, तो ये सीढ़ी जो है दीवार पर यहां पहुंच रही है जिस बिंदु की हाइट 8 फीट है, जिस बिंदु की हाइट 8 फीट है यहां पहुंच रही है। सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी तक ले जाना चाहिए? अब सीढ़ी को खिसका के मैं दीवार की ओर ले जाता हूं। अब सीढ़ी को अगर मैं आगे खिसका के दीवार की ओर ले जाऊंगा तो सीढ़ी की पोजीशन ऐसी हो जाएगी मेरे भाई। अभी अब सीढ़ी ऐसे लग गई, बोलो सीढ़ी अब ऐसे लग गई। आप बोलोगे हाँ जी सर सीढ़ी अब ऐसे लग गई, यानी कि पहले सीढ़ी कहां पे लगी हुई थी? पॉइंट ए पर। अब सीढ़ी कहां लग गई? यहां पॉइंट बी पर। सीढ़ी की लंबाई वही है भाई, पहले सीढ़ी कितने मीटर लंबी है? 10 फीट लंबी है, ये भी 10 फीट लंबी है मेरे भाई। अब जो है सीढ़ी का टॉप, सीढ़ी का टॉप जो यहां पहुंच गया 9.6 फीट हाइट पर पहुंच गया, 9.6 फीट हाइट पर पहुंच गया मेरे दोस्त। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, ठीक है जी। आपको बताना है, ठीक है, आपको ये ए भी बताना है कि सीढ़ी को दीवार की ओर कितना ले जाना चाहिए। पहले सीढ़ी यहां थी दीवार की ओर, अब यहां ले गए मेरे भाई पॉइंट बी पर। ये दूरी आपको बतानी ए से बी तक। तो मेरे भाई आपको ना यहां पे कुछ नहीं करना, 2 राइट एंगल दिख रहे हैं। ये एक तो 90 डिग्री है ही, सीढ़ी की लंबाई 10 है, अभी 90 के सामने 10 है 8 है, तो यहां से यहां तक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10, 3 4 5 का दुगुना। अब ये वाला राइट एंगल आप देखो, ये वाला राइट एंगल, ये 10 है, 90 के सामने 10 है, 9.6 है, कितना आएगा बताइए? अभी ये दिख रहा है ना, 90 के सामने 10 है, 9.6 है, तो ये कितना आएगा? बहुत बढ़िया। देखो जब आपको ना पता चल रहा हो कि कौन सा ट्रिपल लग रहा है तो रेशियो ले लिया करो, 10 और 9.6 का रेशियो ले लिया करो। डेसिमल हटाओगे तो 0, इससे जाएगा मेरे भाई 4 से कट रहा है, ये 25 बार, और 4 से कट रहा है 24 बार, 4 से कट रहा है, यानी कि 7 24 25 का ट्रिपल लग रहा है, 7 24 25 का। बस कितने गुना है ये? 24 चौका 96, 0.4 गुना है बेटा, 0.4 गुना। 25 की 0.4 में गुणा करेंगे 10 आएगा, 24 की 0.4 में गुणा करेंगे 9.6, तो 7 का 0.4 गुना 2.8 आएगा, 2.8।
हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने हजारों वर्ष पहले हमें प्रकृति और संस्कृति के रहस्यों से अवगत कराया। पूर्वजों ने पेड़ पौधों वनस्पतियों के बीच में प्रकृति और संस्कृति के हमें सूत्र दिए। एलोवेरा को दोनों साइड से काटा और ऐसे ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दिया। फिर ये नीचे वाले हिस्से से देखो ऐसे पल्प अपने आप निकलता है फिर ऐसे, और इस पल्प को आप ऐसे फिर निकाल लेते हैं। अब इस पल्प को खा भी सकते हैं, इस पल्प को लगा भी सकते हैं, और पल्प निकाल करके हमने ये एलोवेरा जेल बना दिया। अब इस एलोवेरा जेल को जहाँ पिंपल्स रिंकल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, खारिश हो जाती है, रैशेज हो जाते हैं, गर्मियों में तो ये उपद्रव और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे तो ये लगाते ही हैं, चेहरे से लेकर के पूरे शरीर में। कहीं गर्दन किसी की काली हो जाती है, कोहनियाँ काली पड़ जाती हैं, अंगुलियाँ काली पड़ जाती हैं, कहीं से हाथ काली पड़ जाते हैं। इस एलोवेरा को आप बादाम रोगन में मिला करके, तिल के तेल में मिला करके, अथवा नारियल के तेल में मिला करके, अथवा गाय के घी में मिला करके, ये गाय का घी मिला दिए और गाय का घी मिला करके आप इसको मिक्सी में घुमा दीजिए। मिक्सी में घुमाएंगे तो कैसा होगा देखो, ऐसे चाहे ये ले लो चाहे आप ये वाला ले लो, एक ही बात है। फिर इसमें आप 4 गुना 2.8 आएगा, 2.8, क्योंकि पहले मैंने डेसिमल काटा फिर मैंने 4 से काटा, तो 0.4 से वापस गुणा करेंगे 7 24 25